चलिए तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तीसरा पॉइंट है इनके विस्तार क्षेत्र को लेके, तीसरा पॉइंट है इनके विस्तार क्षेत्र को लेके। जो ऋग वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक टाइम ब्रैकेट है, वो ऋग वैदिक टाइम ब्रैकेट यदि आप देखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल के लोग हैं इनका निवास क्षेत्र क्या था, तो सप्त सैंधव प्रदेश था। इनका निवास क्षेत्र क्या था, सप्त सैंधव एरिया था, सप्त सैंधव प्रदेश था। किसका, ऋग वैदिक कालीन लोगों का। वहीं पर यदि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के लोगों का, तो इनका जो टाइम ब्रैकेट है वो आपको दिखेगा गंगा यमुना का दोआब। क्या दिखेगा, गंगा यमुना दोआब। मतलब दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहां दो नदियां मिलती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। तो गंगा यमुना दोआब में आपको मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड के एग्जाम्पल, और सप्त सैंधव प्रदेश में आपका विकसित हुआ है, निवास करने वाले क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या, आपका ऋग वैदिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बताइए। नो सर। देखिए जो चौथा पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी। पॉटरी का मतलब होता है हिंदी में मृदभांड, जिसको हम लोग मिट्टी के बर्तन बोलते हैं। तो जो ऋग वैदिक काल के लोग हैं वो काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में BRW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के किस संस्कृति में BRW का प्रयोग किया जाता था, लेटर वैदिक में कि आपके अर्ली वैदिक में या फिर ऋग वैदिक में। तो आपको ध्यान रखना होगा ये अर्ली वैदिक अर्थात लेटर सॉरी ऋग वैदिक पीरियड में BRW का प्रयोग करते थे। BRW का मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर। वहीं पर बात करें यदि हम लेटर वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की, तो ये लोग प्रयोग करते थे PGW का। किसका प्रयोग करते थे, PGW का। प्रिंस जी हमको बताइए भाई, नाम बताइए PGW का फुल फॉर्म क्या होगा। पर्पल ग्रीन अरे राम 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 राम, पहला हम आर्कियोलॉजी के छात्र होंगे जो पर्पल ग्रीन वेयर भी पढ़ेंगे। प्रभु ऐसा कोई पॉटरी है ही नहीं जो कि पर्पल ग्रीन वेयर कहा जाए। आप लोगों को क्लास में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोगों ने NBPW, PGW, RW, BRW इन सभी चीजों के बारे में बताया था। और सर हमने पेंटेड ग्रे। कौन बोला, सर हम बोल। चलिए ठीक, अच्छा है, सही है। अभी मैं पूरी चीजों को फिर से डिस्कस कर दूंगा। देखिए भाई, आपके एंशियंट टाइम में मुख्यतः 4 प्रकार के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब आप अभी जाएंगे तो एक इटालियन मार्बल आता है, एक राजस्थानी मार्बल आता है और एक सिंपल मार्बल आता है। तो सबसे ऊपर कौन सी मार्बल रखेंगे आप लोग, इटालियन मार्बल। तो वैसे ही यदि कैटेगरी वाइज देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट और सबसे आप कह लें कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला बर्तन था उस समय वो था NBPW, जो कि बहुत ही डिजाइंड वे में बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही अच्छा माना जाता था उस समय का। ऐसा माना जाता था कि वो लोग जो अमीर वर्ग या उच्च वर्ग के लोग होंगे उसका प्रयोग करते रहे होंगे। NBPW फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा यहाँ पर NBPW। दूसरा अभी मैं बताऊंगा सभी के बारे में। दूसरा है, उसके बाद आता है PGW, इसके बाद आएगा आपका BRW, और इसके बाद एक आता है RW और BW, ये आते हैं। तो ये आपके पॉटरी के प्रकार हैं। अब देखिए जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, N से नॉर्दर्न, B से ब्लैक, P से पॉलिश्ड, W से वेयर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृद भांड बोलते हैं। काले रंग का बर्तन होता है, इस पे बर्तन के ऊपर एक ऐसा लेप लगा होता था जिससे ये बर्तन बहुत ज्यादा चमकते थे और ये बहुत चिकने होते थे।
पॉलिश्ड मतलब इनको अच्छे से पॉलिश किया गया होता। अब इनमें ये चमक, ये चिकनापन कैसे आया, आज के भी साइंटिस्ट नहीं जानते हैं। वो जो उनके बर्तनों की बनावट थी एनबीपीडब्ल्यू की, आज के भी टाइम ब्रैकेट में एनबीपीडब्ल्यू कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। अब ये कैसे बने हैं इनको नहीं पता। आज की डेट में जब इसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो आज के भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, दे डोंट इवन नो कि हाउ टू दे क्रिएट इट, हाउ टू मेड इट, नहीं पता उनको, क्योंकि इनके बर्तनों की चमक, इनके बर्तनों की बनावट, उनमें जो पॉलिश है वो अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये तो हो गया एनबीपीडब्ल्यू के बारे में। अब आते हैं पीजीडब्ल्यू, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में यूज हो रहा है। इसको बोलते हैं पी से पेंटेड, जी से ग्रे और डब्ल्यू से वेयर। पेंटेड का मतलब चित्रित, जी का ग्रे का मतलब धूसर और वेयर का मतलब मृतभांड। तो हिंदी में चित्रित धूसर मृतभांड। तो कंफ्यूज नहीं होंगे यदि पूछ देगा कि लेटर वैदिक पीरियड में चित्रित धूसर मृतभांड का प्रयोग किया जाता था, एक तर्क एवं वो आंसर वाला आता है ना कि आप में कि ये कथन सही है और आर इसकी व्याख्या सही कर रहा है, तो इस वाले मामले में आप लोग गलत करके चले आएंगे यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो पीजीडब्ल्यू को या तो पेंटेड ग्रेवेयर बोलेंगे, हिंदी में चित्र धूसर मृतभांड बोलेंगे। वहीं पर बीआरडब्ल्यू हमने अभी बताया, बी से ब्लैक, आर से रेड, वेयर, तो ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब काले एवं लाल मृतभांड। आरडब्ल्यू का मतलब रेड वेयर, जो कि केवल और केवल लाल रंग के होते थे, लाल मृतभांड। बीडब्ल्यू का मतलब ब्लैक वेयर। तो ये सभी चीजें मृतभांड के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाना था, बस आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। यदि किसी को फुल फॉर्म भूल गया हो तो भाई बता दीजिए, अभी फिर से रिपीट कर दें, बाद में ये ना कहिएगा कि नहीं पढ़ाया गया है। क्लियर है सर एनबीपी का सर बताइए, एनबीपीडब्ल्यू। एनबीपीडब्ल्यू, एन से नॉर्दर्न, नॉर्दर्न, बी से ब्लैक, पी से पॉलिश्ड और डब्ल्यू से वेयर, WARE। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इट इज आल्सो नोन एज, हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृतभांड। उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृतभांड हिंदी में बोलते हैं। पीजीडब्ल्यू, पी से पेंटेड, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वर, पेंटेड ग्रे वर, चित्रित धूसर मृतभांड। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी। अब आते हैं हाँ, पॉलिश्ड का मतलब कह लीजिए परिमार्जित, शुद्ध हिंदी शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ऋग वैदिक काल था, इसमें जो राजा का पद हुआ करता था, मुखिया का जो पद हुआ करता था शासक का, वह पद वंशानुगत नहीं था। कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक डायलॉग सुने ना सुपर 30 का, सुने कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, रंग का बेटा भी राजा बन के दिखाएगा। सुपर 30 का डायलॉग है भैया, याद है कि नहीं? कि बस इमरान हाशमिया को ध्यान देते हो? याद है सर। हाँ, तो वंशानुगत नहीं होगा राजा का, ये जो है ये किस में कहा, किस में ये प्रावधान था? ऋग वैदिक काल में। वहीं पर जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आओगे, उत्तर वैदिक काल में आओगे, तो जो राजा का पद था ये वंशानुगत हो गया। मतलब यदि राजा एक बार बन गया कोई व्यक्ति, तो अब उसका जो अगला राजा बनेगा वहां का, वह उसका बेटा होगा, उसके वंश में से कोई होगा। तो पहले वंशानुगत नहीं था, बाद में ये वंशानुगत हो गया। तो वंशानुगत नहीं था किसमें? ऋग वैदिक काल में। किसमें वंशानुगत हो गया? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट है उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर। यदि आप ऋग वैदिक पीरियड की इकोनॉमिकल कंडीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऋग वैदिक पीरियड का इकोनॉमिकल कंडीशन था, इट इज बेस्ड अपॉन हस्बेंड्री, विच इज आल्सो नोन एज पशुपालन। पशुपालन। तो
ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन था। वहीं पर आप यदि लेटर वैदिक पीरियड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखोगे तो आपको दिखेगा कि वह आधार है कृषि। क्या है? कृषि। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या समझा कि ऋग वैदिक काल में जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, उनके जो जीविका का प्रमुख स्रोत था पशुपालन था। वो विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे, उनसे दूध, मांस इत्यादि का ग्रहण करते थे और उससे जीवन यापन करते थे। किसमें? ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हो तो आप देखते हो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो कृषि थी ये अब अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। बाद में उनके सेकेंडरी सोर्स के रूप में पशुपालन था वहां पे, लेकिन प्राइमरी सोर्स के रूप में वहां पर उनका कृषि था, फार्मिंग था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब अब वो विभिन्न प्रकार के फसलों का उपजना शुरू किए, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करना शुरू किए और उन्होंने कृषि को अपना आधार बनाया अर्थव्यवस्था को। तो दोनों रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं उसमें ये सभी क्वेश्चंस आते हैं कि ऋग वैदिक काल में कौन सी थी कृषि थी कि क्या पशुपालन था, लेटर वैदिक काल में क्या थी, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कर के ऊपर, टैक्स के ऊपर। तो हमने आपको ऋग वैदिक पढ़ाते समय पीरियड बताया था कि ऋग वेद काल में एक कर दिया जाता था जिसका नाम था बलि। क्या दिया जाता था? बलि। तो हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल में ये नियम था कि यदि कोई व्यक्ति राजा को कर देना चाहता है तो वो अपने स्वेच्छा से कर देगा, अपने मन से कर देगा। ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कोई दबाव था किसी कर को देने का, या फिर कोई राशि निश्चित की गई थी कि आपको इतना देना ही देना है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था वहां पे, बल्कि स्वेच्छा से देना था। तो जो कर था इनके यहाँ वो था स्वेच्छा से। ठीक है, लेकिन यदि आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमको एक नियमित कर व्यवस्था दिखाई देने लगती है। नियमित कर व्यवस्था मतलब एक प्रॉपरली हमको टैक्सेशन सिस्टम हमको दिखाई देता है, जहां पर अलग अलग प्रकार के टैक्स में कितनी हमको राशि देनी है, कितनी वैल्यू देनी है, कितने फसल का भाग देना है, यह सब कुछ निर्धारित कर दिया गया था आपके लेटर वैदिक पीरियड में। हाँ, कंपल्सरी था। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, अगला और लास्ट का जो डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है कि जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल को पढ़ाते समय हमने आपको दो इंस्टीट्यूशन के नाम बताए थे, सभा और समिति। क्या बताया था? सभा और समिति का नाम बताया था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तुमको आप यही बता दीजिए कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में संबोधित किया गया है? बताइए भाई। सर आपकी साउंड नहीं आई। प्रश्न ये है कि किस वेद में सभा और समिति जो दो संस्थाएं थीं, इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद में। वेरी गुड, अथर्ववेद में कहा गया। अब देखिए, हमने उसी समय बताया था जब ये बात आप लोगों को सभा समिति में पढ़ा रहा था, तीन संस्थाएं पढ़ाई थी आपको, एक सभा, समिति और क्या बोला था आपको? विदत। तीन पढ़ाया था। तो उसी समय हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में सभा और समिति दोनों में महिलाओं के प्रवेश को क्या किया गया था? स्वीकृति प्रदान की गई। अर्थात दोनों में, चाहे सभा हो चाहे समिति हो, दोनों में क्या है कि आपका महिलाएं भाग ले सकती थी। साथ में जो विदत था ये केवल और केवल ऋग्वेद में ही पाया जाता था, ऋग वैदिक काल में ही विदत संस्था का उल्लेख मिलता। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड की तरफ चलते हो तो आप देखते हो कि जिन महिलाओं को सभा एवं समिति में स्थान दिया गया था ऋग वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक काल में, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में सभा एवं समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया।
महिलाओं का प्रवेश क्या कर दिया गया भाई, वर्जित कर दिया गया। साथ में जो बची तीसरी संस्था जिसका नाम है विदत, इस विदत को भी लेटर वैदिक पीरियड में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। So these are some differences between the early Vedic period and later Vedic period. Is any doubt? तो आप लोग पूछ सकते हो भाई। नो सर। क्लियर है? जी सर। ठीक, आइए कुछ चीजें और जान लेते हैं। हेलो सर। हेलो सर। टेक्स्ट करो कोई, टेक्स्ट करो कोई। हेलो सर। हेलो, आवाज जा रही है प्रॉपर? यस सर, अब यस आ सर। रही है। ठीक है, बीच में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया था, कोई नहीं। आप लोग की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? हो रही है सर। बनारस में हो रही है सर। तो इधर भी हो रही है, तो उसकी वजह हो से रही है लाइट सर। चली गई है। हाँ, तो लाइट चली गई है, कुछ नहीं, इन्वर्टर का इधर बैकअप नहीं है, हो रही है सर। चलिए उधर भी होगा, जहां नहीं हो रहा है उधर लेट सवेर जरूर होगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाले थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में पुत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, बताइए। पुत्र और पुत्रियां दो होती हैं, एक वो पुत्रियां जो कि आईएएस अरण्य पास कर सर। रही हैं, और एक वो पुत्रियां पापा की परियां जो कि टिकटॉक बना रही हैं। तो दो प्रकार की अरण्य पुत्रियां हैं। अरण्य था। हाँ, अरण्य हिरण्य। अरण्य ARANY है। अरण्य अरण्य बोलते हैं, अरण्य जंगल का था भाई। पुत्री को क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है, दुहित्री। दुहित्री बोला गया है। वहीं पर पूछता है कि सोने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है, तो हिरण्य शब्द प्रयोग था। तांबा के लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान में आ गया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि तांबे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था। तो तांबे के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता था वो अयस शब्द मिलता है, अयस। वहीं पर यदि अयस में आगे शब्द जोड़ देंगे आप, कृष्ण, क्या जोड़ देंगे, कृष्ण, कृष्ण अयस। तो कृष्ण अयस बताता है आपके लोहे के बारे में जानकारी। कृष्ण अयस लोहे का। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कृष्ण अयस की पहचान किस धातु से की जाती है। तो कृष्ण अयस का मतलब लोहा, अयस का मतलब तांबा, और हिरण्य का मतलब सोना से है। हिरण्य गर्भ बोलते हैं, हिरण्य गर्भा। सोने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची है सोने का। और पुत्री को क्या बोलते हैं, दुहित्री। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सर। जी, सर मैं तो पढ़ी हूँ कि लोहा के लिए श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। भाई श्याम अयस चाहे कृष्ण अयस दोनों समान हैं। हाँ सर, वो तो सही है, स्याही। बट तांबे में मुझे डिफरेंस हो रहा है ना। तांबे का अयस दिखता है, सिर्फ लौहित अयस्क अयस्क। कह सकते हो, लौह अयस्क कह सकते हो, लेकिन मुख्यतः जो विद्वान अयस मानते हैं ये तांबे को मानते हैं। बाद में जो अयस शब्द प्रयोग में लाया गया वो सिंपली अयस शब्द ही बाद में लोहे के लिए प्रयोग होने लगा। जो आप लौह अयस्क बोल रहे हो, अयस बोल रहे हो, या फिर सिंपली अयस बोल रहे हो, ये बात आपकी सही है, वो तांबे के लिए ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन सिंपली जो अयस शब्द है पहले वो तांबे के लिए होता था और वर्तमान समय में ये लोहे के लिए होता है। क्लियर हुआ?
यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन भैया? लाइट चले जाने की वजह से हमें देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि कौन सी चीजें आपको अभी पढ़ानी है। और कुछ पूछना तो पूछिए तब तक आप लोग। खैर कोई नहीं, आप लोग पूछेंगे नहीं, हमें बता देते हैं। एक पॉइंट और पूछता है आपके एग्जाम में आश्रम व्यवस्था से। आश्रम व्यवस्था का नाम सुना है? यस सर। कितने आश्रम बताए गए हैं? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। स्वाति जी आप बताइए, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था आई। ऋग वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता हमको, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई। तो इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कुल कितनी आश्रम व्यवस्था के भागों को विभाजित किया गया, कितने भागों में? सर नहीं पता। बहुत बढ़िया, शाबाश। कन्हैया जी आप बताइए, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। केसी श्रीवास्तव जी सर। बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग 4 था। कौन कौन ब्रह्मचर्य, था? गृहस्थ, वान। ब्रह्मचर्य, हाँ, पहले गृहस्थ, आदमी वान। जन्म ले तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे। शाबाश। क्रम में बताइए। नो सर, क्रम में तो सर नहीं याद है, बट जैसे जैसे याद है मैं वैसे बता रही हूँ। सही तो बता रहे थे, फिर से बताओ। अपने आंसर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ सर क्या क्या बताए। आपके सामने ना सारा कॉन्फिडेंस चूल्हा में चला जाता। पहला सर ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वान और चौथा संध्या। संन्यास, संध क्या संन्यास। होता है? हाँ वही संन्यास, हाँ वही संन्यास सर, देखिए, संन्यास। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। भारतीय पद्धति में, सनातनी पद्धति में 4 आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया। सबसे पहले ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से लेकर अर्थात 0 से लेके 25 वर्ष के बीच में जो उसका आश्रम व्यवस्था निर्धारण किया गया कि भैया वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। लेकिन इस समय ठीक इसका उल्टा हो रहा है। ब्रह्मचर्य गया भाण में, पहले आगे हमको दुनिया का सब सुख हमको इसी समय ले लेना है। इन्हीं के लिए एक शब्द निजात किया है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर लोगों ने, निब्बा और निब्बी, इन्हीं लोगों के लिए है। खैर उस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, इतना जान लीजिए कि 0 से लेके 25 वर्ष के बीच में ये आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पहली जो व्यवस्था है वो है ब्रह्मचर्य व्यवस्था। उसके बाद जो दूसरा आता है कि भैया जैसे ही आपका 25 वर्ष हो जाए आपकी शादी करा दी जाए, आप गृहस्थ जीवन जीने लगिए। तो 25 से लेके 50 के बीच में, 25 से लेके 50 उम्र के बीच में आप क्या करें, गृहस्थ व्यवस्था में, गृहस्थ जीवन में घुस जाएं। लेकिन गृहस्थ जीवन में घुसने से पहले ही पूरा जिंदगी का मौजो मजा आराम मिलना है ब्रह्मचर्य में। जबकि आपको सब समय निर्धारित किया गया कि अरे मेरे मालिक 0 से 25 के बीच में पढ़ लिख लो, सब काम कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, उसके बाद 25 साल मिलेगा ब्रह्मचर्य को तोड़ने का मामला गृहस्थ जीवन में। कब से? 25 से 50 के बीच में। उसके बाद होता है कि भैया खूब जी लिए, गृहस्थ जीवन हो गया, पत्नी आ गई, पत्नी के साथ रह लिए, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, अब कहोगे कि नहीं हम चलेंगे बाहर, अपना क्या करेंगे, राम राम जपेंगे। तो आप कहाँ चले गए? वानप्रस्थ, मतलब वन में जाकर प्रभु की आराधना करना। ठीक है, वानप्रस्थ मतलब जिसको ईश्वर ध्यान बोलते हैं, बहुत सटीक तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। तो 50 से लेके 75 के बीच में वानप्रस्थ जो है इस आश्रम की व्यवस्था की गई है। भगवान का भजन कीर्तन कर लिए तो अंतिम में आप मोक्ष हेतु आगे भगवान को पाने की कोशिश करोगे वानप्रस्थ जीवन में 50 से 75 की उम्र में। और सबसे लास्ट में जो आता है वो है संन्यास आश्रम, जिसकी आयु निर्धारित की गई है 75 से 100 वर्ष के बीच में। और इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? मोक्ष के हेतु तपस्या करना।
ठीक है। सर हम्म अगर 100 साल से ज्यादा कोई जी गया तब कौन सा आश्रम वो पालन वही करे? अंतिम है, उसका संन्यास बढ़ा दीजिए। लेकिन वर्तमान में तो मनुष्यों की आयु घट गई है, इसीलिए इतने चालाक हो गए आदमी कि वो जैसे जैसे एज घटता जा रहा है अपनी भी आश्रम व्यवस्था को धीरे धीरे सरकाते जा रहे हैं। इस समय औसतन आयु आपकी 60 वर्ष से 70 वर्ष है, तो उसी हिसाब से ढाल लिए। पहले 25 वर्ष तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना था, लेकिन अब कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम 15 वर्ष के बाद हम ब्रह्मचर्य तोड़ देंगे। कुछ तो ऐसे चालाक है कि जो 10 में ही तोड़ देते हैं कि ना, हमसे ब्रह्मचर्य का पालन होगा ही नहीं। खैर, इस पे टॉपिक पे नहीं था। अब आपको देखिए एक पुरुषार्थ पूछा जाता है। जैसे कि आश्रम व्यवस्था में आश्रमों की संख्या 4 निर्धारित की गई है, उसी प्रकार पुरुषार्थ भी भारतीय परंपरा में 4 बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका पुरुषार्थ होगा धर्म, अर्थात आपको धर्म का पालन करना है। लेकिन इसी समय दुनिया का सब मार झगड़ा अहिंसा क्या न कर लें, कौन सी न गुंडई दिखा दें कि हम हाईलाइटेड हो जाएं, धर्म का पालन इसमें तो नहीं है करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपका होता है धर्म का पालन। जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में जुड़ते हो, आपका विवाह हो जाता है, तो आपके 2 ही काम आते हैं। पत्नी सबसे पहले झकझोर के कहेगी हमको पैसा कमाए के दो, नहीं तो हम निकल लेंगे किसी के साथ, समझ लो। और आए दिन अखबार पढ़ते होगे कि पैसा न कमाने का प्रेमी के साथ फरार। तो दूसरा काम इसमें होता है अर्थ का और काम का। काम से आप लोग काफी भली भांति परिचित होंगे, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना। तो गृहस्थ आश्रम में आपके 2 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ सर काम और से तो काम। पैसा आता है। अब ये काम काम करेंगे, वो काम काम नहीं करेंगे है। तब ना। तो हाँ, ये काम वो काम नहीं है। ये तो काम कौन आपका सा? क्या जॉब कहते हैं, जॉब ना। रोमांस का समझ लीजिए, लस्ट समझ लीजिए, सिंपली उस रूप में जानिए। ये पति पत्नी के बीच वाला प्यार, ये वो चीज समझ लीजिए, वो चीज है। तो ये वो काम है, वो काम करने वाला काम नहीं है। तो तो वो गृहस्थ आश्रम काम, में ये 2 बताए गए हैं अच्छा कि आपको ठीक है। 0 से 25 ब्रह्मचर्य में आपको धर्म का पालन करना है। गृहस्थ में जैसे ही चीज, पत्नी को 2 ही चीज चाहिए भैया, तो आपको बता दिया गया। उसके बाद वानप्रस्थ में जाएंगे तो आपकी जो चीजें होती हैं, और संन्यास में जो चीजें होती हैं, आपका 2 ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य होता है। यदि आप ईश्वर भजन कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो आपके इस प्रकार कुल 4 हो गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सीक्वेंस में भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले धर्म का पालन, फिर पैसा कमाना, फिर रोमांस करना अर्थात काम, फिर उसके बाद मोक्ष। सबसे लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति रखी गई, क्योंकि ईश्वर भी जानते थे कि मनुष्य की किन किन आवश्यकताओं की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जान लिया होगा कि कितने आश्रम व्यवस्था में भाग हैं, कितने आपके पुरुषार्थ निर्धारित किए गए। अब किसी को कभी कुछ भूलेगा कि बताइए, कभी भी भूलेगा भाई? इससे सिंपलेस्ट वे में तो नहीं बता सकते हम। बताइए भाई, किसी को भूलेगा अभी भी? नो सर। याद हो गया? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए, पढ़ लिख लिए, धर्म का पालन कर लिए। ठीक, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में आपका शादी विवाह हो गया, तो आपको अर्थ एवं काम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त होगा, आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो वन में जाकर ईश्वर की क्या करेंगे? भजन कीर्तन करेंगे, ईश्वर को पाने का प्रयास करेंगे, ईश्वर का ध्यान लगाएंगे। इसके लिए आपको मोक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, मोक्ष आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। और लास्ट में आप संन्यास आश्रम में चले जाएंगे, जहां पर आपका केवल और केवल एक ही उद्देश्य बचेगा, वो है आपका मोक्ष की प्राप्ति। तो 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है आपके लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए, एग्जाम में हालांकि आप लोगों में नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी जान लीजिए, ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन चारों पुरुषार्थ में कौन सा आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है? तो वो है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन इतना पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना इंटरेस्ट भी लीजिए।